केवल एंटी इनकम्बेंसी को ही वो फैक्टर मान रहे हैं और जहां जहां कांग्रेस है वहीं वहीं उनकी सेंध लगेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और ब्रेक से लौटेंगे तो इस पर मनीष जी से प्रतिक्रिया लेंगे। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वाकई बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा जरूर है, क्योंकि जो आंकड़ा है अब तक के जो चुनाव हुए हैं, चाहे जिस तरीके से राज्यों में चुनाव की स्थिति बन पाई है, बीजेपी वहीं वहीं सेंध लगा पाई है जहां जहां पहले सत्ता में कांग्रेस थी। क्षेत्रीय दल आज भी मुसीबत का सबब है बीजेपी के लिए। तो क्या जो जहां जहां क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है, क्या वहां बीजेपी पैठ जमा पाएगी, लोगों को अपने विचारधारा से अवगत करा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए मनीष जी के पास चलते हैं, पैनल हमारा साथ में जुड़ गया है। मनीष जी, आपसे ही ये जानना चाहूंगा, जब ब्रेक पर हम गए थे तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि वो फॉर्मूला बीजेपी कब इजाद करेगी जब क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़के सत्ता में बीजेपी आएगी। बात तो दुर्गेश जी ये है कि इसके लिए टाइम बीजेपी को लगेगा और उसका कारण ये भी है कि जहां पर वैकल्पिक तौर पर पहले से ही शासन, चूंकि संगठन संरचना बड़ी बात होती है, अगर कहीं पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी संरचना बनाई है, इसी प्रकार से वहां पर लेफ्ट पार्टीज का पहले से सरकार शासन चलता था, उनका अपना संरचना बनी हुई है, तो बहुत कम लोग बचते हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठन संरचना बना सकती है। एक बात तो ये है जो प्रैक्टिकल बात है। दूसरी बात यह भी है कि जैसे केरल जैसी जगह पर जहां पर धर्मांतरण बड़ा मुद्दा था, मेरे दोनों मित्र भी मानेंगे कि वहां पे जो धार्मिक रेशो है वो बहुत बदला है और उसका फायदा कम्युनिस्ट पार्टी ने लिया है। वहां नक्सलाइट्स मूवमेंट चलते हैं, उसके कारण वहां फर्क पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोष की एक ही बात है कि सीट तो वो एक जीती है, लेकिन वोट वो 10% मिल गए वहां। तो जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो मुझे लगता है कि कोई दिन जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अभाव में ऐसा हुआ है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाएगा तो ये जो 10% है इसको 20% करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और मुझे लगता है लगभग 25-30% आने के बाद अब एक प्रोमिनेंट दल वहां के बन सकते हैं सीटों के आधार पर। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि केरल में जो राष्ट्रीय समस्या है वो धर्मांतरण सर्वाधिक है, वहां सर्वाधिक चर्च बने हुए हैं, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी परसेंटेज के आधार पर उस स्टेट में है। तो ये इसका फायदा कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी तक लिया है, क्योंकि वो उस आधार पर, धार्मिक आधार पर वहां पर वोट पाने में सफल हो जाती है।
ये तो दोनों भी मानेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां पे कांग्रेस कब धार्मिक आधार पर वोट लेती है? मनीष जी, आप बैठे बैठे ये कह रहे हैं कि दोनों लोग मानेंगे। धार्मिक, इस देश में धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने का अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बात को मानेगी कि धार्मिक आधार पर कांग्रेस ने वोट शेयर किए या वोट लिए वहां पर। आपको यहाँ बैठकर कम से कम इस देश की जनता को धोखे में तो नहीं रखना चाहिए और ऐसी झूठी बातें नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर वोट लिए हैं। धर्म के आधार पर वोट लेने का काम अगर इस देश में किसी पार्टी ने किया है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और धार्मिक आधार पर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए आप इस बात को कहकर देश और प्रदेश की जनता को कम से कम ये तो ना कहें कि कांग्रेस धार्मिक आधार पर वोटों को लेती है। और इसीलिए मनीष जी, जिस तरीके की स्थिति आप कह रहे हैं कि जहां जहां हम नहीं जीत पाए लेकिन हमारा वोट बैंक बड़ा है, हमारा परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो बीजेपी में है वो बड़ा है, लेकिन स्थिति अगर हम कांग्रेस की देखें, मनीष जी, कांग्रेस की अगर स्थिति आपको बता दूं, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में भी जहां पहले 5 ही विधायक या 12 विधायक होंगे, तो कहीं न कहीं कांग्रेस गेन कर रही है। कांग्रेस ऐसा नहीं है, प्रोपेगेंडा छोड़ के अगर देखें जिस तरीके की स्थिति है अभी, जिस तरीके से लोकेश जी ने कहा कि केवल एक असम का चुनाव जीतकर जिस तरीके से उसको प्रचारित किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि बहुत बड़ी जीत हो गई हो, कांग्रेस ने हालांकि इस तरीके की कोई बात नहीं कही, लेकिन कांग्रेस का भी वोट बैंक बढ़ा है। अगर बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है तो कांग्रेस का भी इन राज्यों में वोट बैंक बढ़ा है, वोट प्रतिशत बढ़ा है। क्या कहेंगे आप? ये बात नहीं है, सामयिकता की जो बात होती है ना वो ये है, दिल्ली में आपने एक स्टेट में चुनाव जीता तो क्या अब एक स्टेट में जीत कैसे हो गए? कांग्रेस पार्टी ने अब ये बिहार में जीत लिया, मान लीजिए 25 सीट आ गई तो उन्होंने कहा हम जीत गए, कांग्रेस, ये तो अलग बात है। इस चीज को आप ऐसे मत लीजिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने भी धन्यवाद दिया 5 स्टेट का, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नहीं मानने से कुछ होता नहीं। अगर कोई प्रधानमंत्री ये कहता है मैं 5 स्टेट्स के मतदाताओं को आभार व्यक्त करता हूं, तो ये भारतीय जनता पार्टी हारे या जीते इससे महत्व तो नहीं है। नहीं, लेकिन जीतने के बाद एक राज्य को जीत के आप बाकी 4 राज्यों की बात ही नहीं करते हैं। आपने जो 4 राज्यों में कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा उसको सिरे से नकार दिया। आप मानने को तैयार नहीं है कि 4 राज्यों के जो परिणाम आए हैं, दुर्गेश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चारों राज्यों के परिणामों में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, और सिर्फ आसाम की जीत को लेकर एक इतना बड़ा प्रोपेगेंडा इस देश के लोगों के सामने रखा जा रहा है कि जैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी ने देश पर सत्ता काबिज कर ली हो। देखिए, अगर इनके विकास का नारा काम करता, देश में महंगाई को कम करने का नारा काम करता, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाया पूरे देश के लोगों को, तो मुझे लगता है कि इन बाकी के 4 राज्यों ने तो नकार दिया, स्पष्ट रूप से इनको नकार दिया, नरेंद्र मोदी जी को नकार दिया। उन्होंने तमिलनाडु में, पश्चिमी बंगाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहां जाकर जिस तरीके से बड़ी बड़ी जनसभाएं की और मोदी 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 के जो नारे लगवाए, बावजूद इसके वहां की जनता को कोई असर नहीं पड़ा। उनके विकास का नारा पूरे तरीके से फेल हो गया। ये जो रोजाना स्टार्टअप्स की और इस तरीके की बातें करते हैं वो सारे फेल हो गए। रोजगार इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो तमाम जो ऐसे काम हैं जिनको की कहकर भारतीयों ने इस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया था, क्या आप बता सकते हैं कि उन तमाम वादों में से कौन सा वादा पूरा किया जिसे लेकर ये देश की जनता के सामने गए वोट मांगने? जवाब लेते हैं, मनीष जी से जवाब लेंगे, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं जगह पर पहुंचकर ये देखें, राजनीतिक परिपक्ष में देखें, चुनावों को देखें और इस तरीके के जो आंकड़े हैं उनको देखें गोरेराज जी, तो क्या लगता है आपको हिंदी भाषी क्षेत्र और गैर हिंदी क्षेत्र जो है दोनों की राजनीति कुछ अलग है? परिवर्तन कर दिया। गोरेराज जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके के अब तक के जो परिणाम हैं, जिस तरीके की परिप्रेक्ष्य राजनीति के देख रहे हैं हम, और जो आंकड़े आए हैं, जो चुनाव के परिणाम आए हैं, क्या हम उसको माने कि जो हिंदी राज्य हैं वहां की राजनीति कुछ और है और जो गैर हिंदी राज्य हैं वहां की राजनीति कुछ और है? इम्पैक्ट एक दूसरे पर नहीं पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी राज्य का बोलेंगे, मैंने आपको वही बोला, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों हिंदी राज्य हैं। ये कहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं वहां पे, इनकी क्या जमीनी हकीकत है वहां पे? तो इसलिए ये कहना कि हिंदी राज्य में है और बाकी जगह पे ये नहीं है। आपने देखा ये कर्नाटक में एक बार सरकार बनाए थे इन्होंने,
वहां पे इतना इन्होंने करप्शन किया कि इनके मुख्यमंत्री जेल चले गए, वो उनको फिर पार्टी से निकाला, फिर फूलों का माला पहना के इनको दोबारा बुलाया, उनको फिर उनको अभी स्टेट की कमान दे दी है। तो देखिए जनता का भरोसा इनका उठ रहा है। जहां कहीं भी एक बार कांग्रेस से लोगों ने ऑल्टरनेट देखा कि बीजेपी में देखते हैं, वहां के लोगों को निराशा लगी। आपने देखा वहां के इनके मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा माइनिंग स्कैम कर दिया कि उनको जेल जाना पड़ा, उनको पार्टी से निकालना पड़ा। और जो मोदी जी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसी येदियुरप्पा को इन्होंने दोबारा से स्टेट का चीफ बना दिया। तो इस वजह से जब जहां की जनता इनको देख ले रही है, इनको ऑप्शन नहीं दे रही है। आपने देखा कि अभी एमसीडी के उपचुनाव हुए, एमसीडी के उपचुनाव में भी इनके वोट परसेंटेज बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही गिरे हैं। वहां पे सीटों की तो बात ही मत कीजिए, इनका वोट परसेंटेज भी गिरा हुआ है। लेकिन क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जनता बदलाव चाहती है। जो परंपरागत राजनीति आ रही है, अगड़ा पिछड़ा गाय बछड़ा से मुक्ति चाहती है ये देश। अभी विकास की ये बात करते हैं, फिर जब चुनाव आता है तो ये गाय की बात करने लगते हैं, अगड़े की बात करते हैं, फिर पिछड़े की बात करते हैं, फिर कहते हैं राम मंदिर, चुनाव से पहले बोलते हैं राम मंदिर बनाएंगे, और चुनाव जीत के इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक आते हैं, वो कहते हैं कि गोडसे का मंदिर बनाएंगे। तो इस वजह से जनता इनसे परेशान हो गई है। जहां कहीं भी मजबूत विकल्प इनको दिखता है वहां पे बदल देते हैं, जहां नहीं है तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो इस वजह से ये जीत जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों में बदलाव आ रहा है, आ गई है, देश का युवा बेरोजगार है के अंदर बीजेपी या एनडीए जो है वो आ गया है, तो इनसे भी हम इनको भी हम नहीं नकार सकते। एक बड़ा वोट परसेंटेज इन राज्यों में है। बड़े राज्य जरूर हम पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश को मानते हैं, जनसंख्या वहां बहुत ज्यादा, लेकिन बाकी जो 13 राज्य हैं यहां पर भी जनता वास करती है, वहां पर भी इनको मैंडेट मिला है, तो एकदम नकार दिया जाए वो भी नहीं हो सकता। हरियाणा में जीते, अब हरियाणा में क्या है, कांग्रेस का एक तरफ सुशासन था, दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौटाला थे जो जेल में बंद थे। अब ऐसे लोगों को जिता के थोड़ी भेजेंगे जो ऑलरेडी सजा याफ्ता है, उनको वोट थोड़ी, तो कोई विकल्प ही नहीं था, तो इस वजह से ये आ गए। झारखंड में वही था, वहां के सारे नेता करप्शन, जितने पूर्व मुख्यमंत्री है 2-2, 3-3 लाइन लगा के जेल में बंद पड़े हैं झारखंड में। तो ये स्थिति इतनी खराब थी, जहां पे करप्शन चरम पे था, दूसरी कोई विकल्प नहीं थी, दूसरी ऑल्टरनेटिव, यहां तक कि इनफैक्ट आप काडर की बात करते हैं, इनके पास वो कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के पास नहीं थे कि वो चुनाव लड़ पाए। तो इस वजह से वहां पे विकल्प के रूप में है। झारखंड में आप देखेंगे जो जितने भी पुराने मुख्यमंत्री हैं सब के सब जेल में गए हैं, जो जेल से जमानत पे हैं अभी, ठीक है। इनके सारे के बाबूलाल मरांडी को छोड़ दिया जाए तो सारे की एक ही गाथा है। वैसे ही आप हरियाणा में देख लें, वहां पे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी थे जो जेल में बैठे हुए हैं, जिनका भी सजा याफ्ता। तो कुल मिला के माने कि जहां ऑप्शन नहीं है, जहां पर कोई विकल्प नहीं है, वहां पर बीजेपी सेंधमारी कर लेती, वहां पार्टी जो है इनकी वो जीत जाती। मनीष जी, गुरुराज जी कह रहे हैं कि विकल्प जहां जहां नहीं है वहां आपकी परफॉर्मेंस होती है, और वहां पर अगर आप एक बार सत्ता में आ जाते हैं तो वहां पर फिर करप्शन की बातें आ जाती है और आपके मुख्यमंत्रियों को जेल जाना पड़ता है। क्या कहेंगे, आपका जवाब चाहूंगा। अब ये भी मैंने आपको कहा कि विचारधारा का विस्तार होना और एक सरकार का, पार्टी का विस्तार होना दो अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां पर वैचारिक स्थिति पर स्ट्रांग हो जाती है, वहां पर विकल्प के आधार पर बात नहीं होती है। अब जिन्होंने अभी जिन मुख्यमंत्री की बात करी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का आधार था, लेकिन ये पक्की बात है कि वहां पर ये दूसरी पार्टी से अडॉप्ट किए गए थे जिन्होंने एंटी कांग्रेस पे काम किया, सरकार किया, और उनका ओवरऑल एक एलिगेशन जो पुत्र वाला ये बता रहे हैं, जिसको इन्होंने सब कुछ करके बता दिया है, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपेक्षाकृत उनके कारण से वहां पर लोकतंत्र को लाभ हुआ था और वहां पर डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट पर उन्होंने कांग्रेस को साफ किया था। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी में वो, तो मनीष जी हम ये मान के चले कि जब बीजेपी का विस्तार होता है, विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, एंटी कांग्रेस मुद्दा है कि भाई जहां जहां है, और आपने कहा भी, आपके बड़े बड़े नारे हैं कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो केवल वही राजनीति हम कर रहे हैं। अभी भी आप के अगर बीजेपी को हम देखें तो केवल वही राजनीति करती हुई नजर आ रही है। भारत कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। दुर्गेश जी, वो तो चुनाव के समय की बात है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को मुक्त चुनाव और जब सत्ता में आ जाए तो तब भी आपके डिफरेंसेस रहेंगे। अगर मान लीजिए चुनाव में बात आती है तो चुनाव में अगर उनको वहां से आप हटा देते हैं तो वो मुक्त हुआ है, ये बात है। इसमें बीजेपी ये इस बात को आप क्लियर समझेंगे। लेकिन ये पक्की बात है कि जब चुनाव समाप्त होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल आधार पर काम होता है, एक बात, और दूसरी बात सरकारी आधार पर काम होता है। जो बीजेपी के मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, जो उसकी शैली में परिवर्तन दिल्ली में आया, आप देख सकते हैं, और कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं है। जो इन्होंने मुद्दे बनाए हैं,
एक आप पार्टी ने या नीतीश कुमार ने या कांग्रेस पार्टी ने, तीनों ने मिलकर वो एक बिल्कुल शैलो एस्पेक्ट पर है और उनके पीछे कोई आधार नहीं है। लेकिन जो 13 स्कैम के वो होते, चारा घोटाला में लालू वहां रहते हैं, उनसे केजरीवाल जी गले मिलते हैं, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि उनसे अपेक्षा ही नहीं है। वो एक जगह के मुख्यमंत्री है, बात खत्म। वो घूम के आते हैं, पर्यटन करके, वो अलग बात है। मनीष जी आप भी आपके प्रदेशों के मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार आरोप लगा